Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which of the following articles promote the idea of equal justice and to provide free legal aid to the poor? इक्वल जस्टिस को प्रमोट करता है और प्रोवाइड करता है फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A में कहा गया है और ये आता है कैटेगरी ऑफ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ये इसके अंतर्गत आता है। Which of the following is not a correct statement with respect to the preamble of Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? तो इट डिपिक्स द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, बिल्कुल ठीक। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी ठीक है। इट मेंशन द डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस ये भी ठीक है। लेकिन ये इन्फोर्सिएबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, ये करेक्ट नहीं है। सो द आंसर इज ए, प्रियम्बल इज इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये स्टेटमेंट गलत है। Economic justice as one of the objective of the Indian Constitution has been provided in which part of the Constitution? कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में प्रोवाइड किया गया है इकोनॉमिक जस्टिस? तो ये किस पार्ट में है? ये प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया गया है। सो द आंसर इज बी। ओके, इकोनॉमिक जस्टिस एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये प्रोवाइड किया है प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स राज्यसभा इज डिजॉल्व? राज्यसभा कब डिजॉल्व होती है? तो ये देखिए, ये कभी डिजॉल्व नहीं होती। आंसर है डी। ये एक परमानेंट बॉडी है और इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ओके, और इसमें जो इसकी शर्त है कि आप राज्यसभा के मेंबर तब बनेंगे जब आपकी 35 ईयर्स एज हो जाएगी और आप इंडियन सिटीजन होंगे, तब आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। और इसमें क्या होता है, 1/3 जो मेंबर हैं वो एवरी 2 ईयर रिटायर्ड होते हैं और ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। Who among the following is the ex officio chairman of Indian Council of World Affairs? Indian Council of World Affairs में ex officio chairman होता है वाइस प्रेसिडेंट। आंसर इज सी। Who among the following judges of Supreme Court of India was many times called as champion of state rights? तो कौन है सुप्रीम कोर्ट के जज जिसको चैंपियंस ऑफ स्टेट राइट्स कहा जाता है? तो ये हैं जस्टिस सुब्बा राव। आंसर इज ए। ये 9वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और इनका कार्यकाल था 1966 से 1967 तक का और इनको कहा जाता है चैंपियंस ऑफ स्टेट राइट्स। India borrowed the idea of the concurrent list from constitution of which of the following countries? किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने बोरो किया था कॉन्करेंट लिस्ट को? तो इंडिया ने कॉन्करेंट लिस्ट को बोरो किया था ऑस्ट्रेलिया से। आंसर इज ए। The Uniform Civil Code which has been recommended in the Directory Principles is to ensure which of the following? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो रिकमेंड किया गया है डायरेक्टरी प्रिंसिपल में, तो इंश्योर क्या किस चीज़ के लिए किसको इंश्योर करने के लिए? तो ये है नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन को राष्ट्रीय एकता मतलब तो नेशनल इंटीग्रेशन को इंश्योर करने के लिए रिकमेंड किया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या क्या आता है? तो ये डाइवोर्स, मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इन सारी चीज़ों को यूनिफॉर्म सिविल कोड में रखा गया है। What is the purpose of the appointment of judicial and administrative members of the Armed Forces Tribunal? आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में ये जो अपॉइंटमेंट होती है जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स की, उसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है स्पीडी जस्टिस टू द पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ओके, the accounts of which of the following are not audited by CAG? ओके, तो कैग के द्वारा किसका अकाउंट ऑडिट नहीं किया जाता इनमें से? तो ये है म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन का
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये ऑडिट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट कंपनीज और सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन ये जो म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन है इसका ऑडिट नहीं करते हैं। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.